Hi everyone, this is Kirti once again with you, and in this video we are going to discuss history of English literature or key point. So the very first point here, Old English or Anglo-Saxon is the earliest recorded form of the dash spoken in England and southern and eastern Scotland in the early Middle Ages. यानी ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन सबसे अर्लीस्ट यानी सबसे प्राचीनतम फॉर्म है इंग्लिश लैंग्वेज की जो कि इंग्लैंड और साउथर्न ईस्टर्न स्कॉटलैंड में मिडिल एजेस में बोली जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है ओल्ड इंग्लिश वॉज ब्रॉट टू ब्रिटेन बाय डैश सेटलर्स इन द मिड 15th सेंचुरी। यानी ओल्ड इंग्लिश को ग्रेट ब्रिटेन में किसके द्वारा लाया गया था? एंग्लो सैक्सन के द्वारा इसे ग्रेट ब्रिटेन में लाया गया। बेसिकली एंगल एंड सैक्सन दो ट्राइब्स के नाम हैं, इनके नाम पर ही इसका नाम मतलब ओल्ड इंग्लिश का नाम एंग्लो सैक्सन इंग्लिश पड़ा। कैडमन्स हिम इज द ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड ओल्ड इंग्लिश पोम कंपोज्ड बिटवीन। कैडमन हिम इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे ओल्डेस्ट पोम है जो कि कंपोज की गई थी 658 टू 680 एडी के बीच में। ठीक है, हिम को इंग्लिश की सबसे ओल्डेस्ट पोम माना जाता है। नेक्स्ट है कैडमन 657 टू 684 इज द अर्लीस्ट डैश हुज नेम इज नोन। यानी जो कैडमन है वो सबसे पुराने इंग्लिश पोइट हैं जिनका नाम एग्जिस्टेंस में है यानी अस्तित्व में है, नोन है। बाकी तो पोइट हैं उस टाइम के एनोनिमस हैं, यानी किसी का वर्क है लेकिन नाम नहीं है, किसी का नाम है तो उसका मतलब वर्क गायब है। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है ओल्ड इंग्लिश टाइम की। नेक्स्ट है यहाँ पर द अर्लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एपिक ऑफ और हीरोइक पोम इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज। इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यानी इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास की सबसे महान जो है एपिक पोएम कौन सी है? सो ब्यूल्फ इज द ग्रेटेस्ट एपिक और हीरोइक पोएम इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट है ब्यूल्फ इज एन ओल्ड इंग्लिश एपिक पोम in the tradition of Germanic heroic legend consisting of 3182 dash। यानी जो ब्यूल्फ है ओल्ड इंग्लिश एपिक जिसमें 3182 अल्टर नेक्स्ट पॉइंट है ब्यूल्फ इज एन ओल्ड इंग्लिश एपिक पोएम in the tradition of Germanic heroic legend consisting of 3182 dash। यानी ब्योल्फ जो कि ओल्ड इंग्लिश एपिक है उसमें 3182 एलिटरेटिव लाइन्स हैं, यानी पहले जो है एलिटरेशन में लिखा गया था इस टाइम पर। नेक्स्ट है 7 द ओनली सर्टेन डेटिंग फॉर द मैनू स्क्रिप्ट ऑफ ब्योल्फ कंसिडर्ड बाय लिटरेरी स्कॉलर्स इज। ठीक है, इस मैनो स्क्रिप्ट की जो डेट है वो लगभग 975 एडी से 1025 एडी ये कंसीडर की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है 8 स्कॉलर कॉल द एनोनिमस ऑथर द एपिक ब्योल्फ एज ब्योल्फ पोइट। यानी कि जो स्कॉलर्स हैं उन्हें ब्योल्फ के पोइट के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका, लेकिन हाँ जो ये पोइम जो ये एपिक है ये एग्जिस्टेंस में है, इसकी डेट है लेकिन पोइट का कोई अता पता नहीं है कि हु रोड दिस पार्टिकुलर एपिक। नेक्स्ट है 9 द स्टोरी ऑफ द एपिक ब्योल्फ इज सेट इन। इसकी जो स्टोरी है ब्योल्फ की वो सेट है पैगन स्कैंडिनेविया इन द 6th सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट है 10 ब्योल्फ वाज द सन ऑफ कैक्थियो अ वॉरियर ऑफ द स्वीडिश वैगमंडिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट 11
The feminine pronoun she as she is फर्स्ट रिकॉर्डेड इन दी पेटरब्रो क्रॉनिकल्स, यानी कि फेमिनाइन प्रोनाउन जिसे हम सी पढ़ते हैं ओल्ड इंग्लिश में, वो इस तरीके से मतलब देखने को मिलती है, ये वाली जो स्पेलिंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हेनरी सेकंड ऑल्सो नोन एज हेनरी कर्टमैंटल वॉज किंग ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 1154 अंटिल हिज डेथ इन, ठीक है। हेनरी सेकंड जो कि हेनरी कल्टमेंटल के नाम से जाने जाते हैं, वो इंग्लैंड के राजा रहे। उनका जो टाइम पीरियड है 1154 से लेकर उनकी जब तक डेथ नहीं हुई तब तक वो राजा रहे इंग्लैंड के 1189। नेक्स्ट है 13। द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1173-1174 वॉज ए रेबेलियन अगेंस्ट, यानी कि 1173 से लेके 1174 के बीच में एक रेबिलियन हुआ था। ये जो राजा हैं इंग्लैंड के किंग हेनरी सेकंड, इनके अगेंस्ट। वो जो रेबिलियन था वो इन्हीं की फैमिली के मेंबर्स ने इनके अगेंस्ट किया था, जिसमें कि इनके बेटे थे 3 ऑफ हिज सन्स और उनकी वाइफ एलेनोर एक्विटेन एंड देयर रेबल सपोर्टर रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम। द रिवोल्ट एंडेड इन फेलियर आफ्टर 18 मंथ, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये फेल हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 14। एंग्लो नॉर्मन पीरियड कम्स आफ्टर द एंडिंग ऑफ। एंग्लो नॉर्मल पीरियड कब आता है, किसकी एंडिंग पर आता है? तो ऑफ कोर्स एंग्लो सैक्सन पीरियड के बाद कौन सा पीरियड आता है? एंग्लो नॉर्मल इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एंग्लो सैक्सन ये एंगल और सैक्सन जो ट्राइब्स थी उनके नाम पर इस पीरियड का नाम पड़ा, ओल्ड इंग्लिश पीरियड का। और इसके बाद जब इसका एंड हुआ 1066 में एक बैटल हुआ था, ठीक है, उसमें जो एंगल सेक्शन के लास्ट किंग थे उनको हरा दिया गया था। ये फ्रांस के राजा हैं नॉर्मंडी के विलियम द कॉन्कर, उन्होंने उनको हराने के बाद इंग्लैंड में उन्होंने एंग्लो नॉर्मल पीरियड की शुरुआत की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। द नॉर्मन लैंग्वेज वॉज इंट्रोड्यूस टू इंग्लैंड ड्यूरिंग द रूल ऑफ, ठीक है, नॉर्मन लैंग्वेज को इंग्लैंड में कब इंट्रोड्यूस कराया गया? तो नॉर्मन जो लैंग्वेज है बेसिकली ये फ्रांस लैंग्वेज है, ठीक है, क्योंकि विलियम द कॉन्कर फ्रांस के थे। उन्होंने जब उनका शासन स्टार्ट हो गया इंग्लैंड के ऊपर तो उन्होंने जो है इस लैंग्वेज से यानी कि फ्रांस लैंग्वेज से इंग्लैंड को इंट्रोड्यूस कराया। नेक्स्ट पॉइंट है 16। ड्यूरिंग द रेन ऑफ डैश इंग्लिश बिकेम द नेटिव टंग ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड, यानी किस राजा के राज्यकाल में जो है इंग्लिश है वो नेटिव टंग बनी इंग्लैंड की राजाओं की, ठीक है। तो ऊपर जो है फ्रांस जब फ्रांस का शासन चल रहा था इंग्लैंड पर, तो जो इंग्लैंड की लैंग्वेज है जो कोर्ट लैंग्वेज थी इंग्लैंड की वो ये वाली हो गई थी फ्रांस लैंग्वेज। लेकिन बाद में जो हेनरी फोर्थ राजा बने इंग्लैंड के, तो इनके टाइम पीरियड पर जो है इंग्लिश जो है ये यहाँ की नेटिव टंग बन गई यहाँ के राजाओं की। नेक्स्ट है 17। विच मूवमेंट इज द ग्रेटेस्ट मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड? ओके, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में कौन सा मूवमेंट है जो सबसे ग्रेटेस्ट मूवमेंट माना जाता है? सो दिस इज रेनेसा मूवमेंट इज द ग्रेटेस्ट मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। नेक्स्ट पॉइंट है 18। विच मूवमेंट मेड पीपल कॉन्शियस ऑफ देयर ओन पावर? ये कौन सा मूवमेंट था जिसने लोगों को खुद के बारे में कॉन्शियस किया? ये मूवमेंट था रेनेसा मूवमेंट। नेक्स्ट है इन विच सेंचुरी रेनेसा टुक बर्थ इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में रेनेसा कब स्टार्ट हुआ? सो मिडिल ऑफ 15th सेंचुरी इट स्टार्ट इन इंग्लैंड। नेक्स्ट पॉइंट है 20। व्हाट डज रेनेसा मीन? रेनेसा का क्या मतलब होता है? सो रेनेसा एक फ्रेंच टर्म है जिसे फ्रेंच लैंग्वेज से बोरो किया गया था, जहाँ इसका मतलब होता है रीबर्थ, ठीक है। फर्स्ट टाइम इसे 18th सेंचुरी में
यूज़ किया गया था जूल्स मिकलेट के द्वारा, जो कि एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे। इन्होंने अपनी वर्क हिस्टोरी द फ्रांस में इसे यूज़ किया था। ठीक है, तो रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ, पुनर्जन्म। नेक्स्ट पॉइंट है 21। रेनेसा वॉज रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग ऑफ एंशियंट, यानी कि जो रेनेसा है, रेनेसा का मतलब हमने जाना कि रीबर्थ है, तो उसमें रीबर्थ हुआ किस चीज़ का था, तो उसमें क्लासिक लर्निंग का रीबर्थ हुआ था। क्लासिक लर्निंग कौन सी, यानी कि ग्रीक, रोमन एंड इटालियन लिटरेचर, इनका रीबर्थ हुआ था। नेक्स्ट है 22। इन विच कंट्री रेनेसा टुक बर्थ, कौन सी कंट्री में जो है इसका उदय हुआ, सो ये था इटली। रेनेसा बिगेन इन द 14th सेंचुरी इन फ्लोरेंस, इटली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। विच कंट्री बिकेम ए सेंटर ऑफ ग्रीक स्टडी एंड क्लासिकल कल्चर, सो इटली बिकम अ सेंटर ऑफ ग्रीक स्टडी एंड क्लासिकल कल्चर। नेक्स्ट है 24। रेनेसा मूवमेंट गिव अ न्यू कंसेप्शन ऑफ मैन, व्हाट वाज दैट कंसेप्शन, जो रेनेसा मूवमेंट था उसने एक नया कंसेप्शन दिया लोगों को, वो कंसेप्शन क्या था, सो दैट कंसेप्शन वाज ह्यूमनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट है 25। ह्यूमनिज्म इज अप्लाइड टू द रिवाइवल क्लासिकल लिटरेचर। रेनेसा ह्यूमनिज्म वॉज ए रिवाइवल इन द स्टडी ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी, एट फर्स्ट इन इटली एंड देन स्प्रेडिंग अक्रॉस वेस्टर्न यूरोप इन द 14th, 15th एंड 16th सेंचुरीज। नेक्स्ट है 26। इन विच कंट्री द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस टुक प्लेस, किस कंट्री में जो है प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन, आविष्कार हुआ था, तो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जर्मनी में हुआ था इन 1440, 1440 में गोल्ड स्मिथ जॉन्स गुटनबर्ग के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था इन जर्मनी। नेक्स्ट है इन रेनेसा मूवमेंट विच थिंग गेव इट्स ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, रेनेसा मूवमेंट में कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन दिया था, तो वो थी प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से ही इस मूवमेंट को जो है गति मिली थी। In Germany around 1440, Goldsmith Johannes Gutenberg invented the printing press which started the printing revolution, जिसकी वजह से जो गुटनबर्ग में ये गुटनबर्ग के द्वारा इन्वेंट किया गया इसको, और इसके बाद जो है प्रिंटिंग रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट है 28। हु फर्स्ट यूज एंड डिफाइन द टर्म रेनेसा, रेनेसा को फर्स्ट यूज करने वाले और डिफाइन करने वाले कौन थे, सो जूल्स मिकलेट अ फ्रेंच हिस्टोरियन who defined the term Renaissance. नेक्स्ट है 29। हु वॉज द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ इटली, इटली के ग्रेटेस्ट स्कॉलर कौन थे इन द टाइम ऑफ रेनेसा, रेनेसा के टाइम पर, सो पिटार्क, पिटार्क वॉज द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ इटली इन द टाइम ऑफ रेनेसा। इसके अलावा दंते एलिगिरी और बोकेसियो भी ग्रेटेस्ट स्कॉलर थे। इनके अलावा दंते एलिगिरी को डिवाइन कॉमेडी के लिए जाना जाता है और बोकेशियो को डेकामोरन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है 30 पॉइंट। हु एस्टेब्लिश प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड, अब इंग्लैंड मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस है इसका इन्वेंशन तो 1440 में हो गया था जर्मनी में, लेकिन इंग्लैंड में कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था, किसने किया था, तो विलियम कैक्सटन थे जिन्होंने इसे इंग्लैंड में एस्टेब्लिश किया था। विलियम कैक्सटन 1422 to 1491 was an English merchant, diplomat and writer. He introduced printing press into England in 1476, यानी 1476 में उन्होंने इसे कराया। नेक्स्ट है 31। हु मार्क अराइवल ऑफ रेनेसा इन इंग्लैंड, सो जॉफरी चॉसर मार्क्स अराइवल ऑफ रेनेसा इन इंग्लैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री के फादर के रूप में किसे जाना जाता है, सो जॉफरी चॉसर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। नेक्स्ट है 33। विच इज रेनेसा इन्फ्लुएंस मच,
रेनेसां ने किस एज को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था इसने एलिजाबेथन एज को, क्योंकि जब भी इसकी शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में जब रेनेसां स्टार्ट हुआ था तभी से ही एलिजाबेथन एज की शुरुआत हो गई थी। सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला एज था एलिजाबेथन। नेक्स्ट है 34, द फर्स्ट बुक दैट वाज रिटन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसां इन इंग्लैंड। रेनेसां के प्रभाव में सबसे पहली बुक कौन सी लिखी गई थी? नेक्स्ट है 34, द फर्स्ट बुक दैट वाज रिटन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसां इन इंग्लैंड। रेनेसां के टाइम पर सबसे फर्स्ट बुक कौन सी है जो इंग्लैंड में लिखी गई? दैट वाज यूटोपिया 1516, जिसे 1516 में लिखा गया था टॉमस मूर के द्वारा। और सबसे पहले जब उन्होंने इसे लिखा था तो ये लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई थी। बाद में इसे राल्फ रॉबिन्सन ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट है 35, हु रोट यूटोपिया। यूटोपिया को लिखा किसने था? हमने भी पढ़ा, टॉमस मूर रोट यूटोपिया इन 1516। नेक्स्ट है 36, विच मूवमेंट Next है 36, which movement especially known for making religion free from corruption and superstitious thought? Reformation. Next है 37, at the time of Reformation movement, English king was dominated by. Reformation movement Next है 37, at the time of Reformation movement, English king was dominated by. English इस टाइम पर इंग्लिश किंग जो है डोमिनेट किया जाता था रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा। नेक्स्ट है 38, इन विच सेंचुरी वायलेंट क्लैशेस वर फाउंड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट इन 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में जो है क्लासेस क्रिएट हो गए थे कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट के बीच। बेसिकली ईसाई धर्म की दो शाखाएं, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। नेक्स्ट है 39, हु हैज़ द अथॉरिटी ऑन इंग्लिश चर्च बिफोर 16th सेंचुरी। पोप हैज़ द अथॉरिटी ऑन इंग्लिश चर्च बिफोर 16th सेंचुरी, यानी 16th सेंचुरी के बाद तो ये सब बैन हो गया था। उससे पहले जो इंग्लिश चर्च है उसके ऊपर जो अथॉरिटी थी वो पॉप की रहती थी, यानी रोमन कैथोलिक चर्च। नेक्स्ट है 39, हु हैज़ द अथॉरिटी ऑन इंग्लिश चर्च बिफोर 16th सेंचुरी, यानी 16th सेंचुरी से पहले जो इंग्लिश चर्च थे उनके ऊपर किसकी अथॉरिटी थी? तो पॉप की अथॉरिटी उनके ऊपर रहती थी। पॉप को कौन माना जाता था? पॉप होता था कैथोलिक जो चर्च होते हैं उसका लीडर होता था पॉप, और बिशप होता था रोम का, जो कि वहाँ के लोगों के द्वारा ये मान्यता थी कि जो बिशप है यानी जो पॉप है वो भगवान के सीधे कौन है? अवतार हैं धरती पर। नेक्स्ट है 40, in which movement in England the churches broke away from the authority of Pope and Roman Catholic Church। ठीक है, किस मोमेंट के दौरान इंग्लैंड में जो चर्चेज मतलब जो अथॉरिटी थी पॉप की और रोमन कैथोलिक चर्च की जो अथॉरिटी चलती थी इंग्लैंड में उसको हटा दिया गया? तो रिफॉर्मेशन जो मूवमेंट चला था इंग्लैंड में उसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ से जो रोमन कैथोलिक चर्च और जो पॉप का जो बोलबाला चलता था वो हटा दिया गया था, बैन कर दिया था एक एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है 41, विच मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट इन इंग्लैंड। कौन सा मूवमेंट था ये जिसे रिलीजियस और पॉलिटिकल मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है? ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट था। नेक्स्ट है 42, इन रिफॉर्मेशन मूवमेंट वन कैन फाइंड। जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुआ था इंग्लैंड में इसमें क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, यानी क्या क्या पॉइंट थे? द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, यानी कि फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद का अंत हो गया था। द राइज ऑफ नेशनलिज्म का उदय हुआ। द राइज ऑफ कॉमन लॉ, और कॉमन लॉ का
उदय हुआ। यानी डिक्लाइन फ्यूडलिज्म, उससे पहले क्या था कि जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ठीक है। फिर इसको अंत कर दिया गया, फिर ऐसा कुछ भी नहीं था, सब लोग कॉमन हो गए। नेक्स्ट है 43, द कम्युनिकेशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड आइडियाज एमंग स्कॉलर्स एंड द अपर एंड मिडिल क्लास फाउंड इन विच मूवमेंट? रेनेसा। नेक्स्ट है 44, हु स्टूड अप अगेंस्ट द फास्ट डॉक्ट्राइन ऑफ कैथोलिक चर्च? सो मार्टिन लूथर थे जो कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट खड़े हुए, यानी कि यही थे इस मूवमेंट के लीडर। जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट चलाया गया था, जो कि एक रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट था, उसके लीडर थे मार्टिन लूथर। ठीक है, मार्टिन लूथर एक जर्मन प्रीस्ट थे। ही वॉज रिलीजियस रिफॉर्मर हु वॉज अ कैटालिस्ट ऑफ द 16th सेंचुरी प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। नेक्स्ट है 45, हाउ मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट फास्ट डॉक्ट्राइन ऑफ कैथोलिक चर्च? जो कैथोलिक चर्च के झूठे सिद्धांत थे उनके अगेंस्ट उन्होंने कैसे प्रोटेस्ट किया था? ठीक है, तो उन्होंने बाई नेलिंग अप अ लिस्ट ऑफ हिज क्रिटिसिज्म, अपनी क्रिटिसिज्म लिस्ट को नेल अप करके इसको जो है प्रोटेस्ट किया था इसका। नेक्स्ट है 46, ऑन विच चर्च डोर मार्टिन लूथर नेल अप हिज लिस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म? किस डोर पर उन्होंने नेल अप किया था अपनी क्रिटिसिज्म लिस्ट को? सो विटनबर्ग, ये कहाँ है? जर्मनी। द रिफॉर्मेशन इज यूजुअली डेटेड टू 31st October 1517 in Wittenberg, Saxony, when Luther sent his 95 theses on the power and efficacy of indulgence. The Reformation is usually dated to 31st October 1517 in Wittenberg, Saxony, when Luther sent his 95 theses on the power of efficacy of indulgence to the Archbishop of Mainz. The thesis debated and criticized the church and the papacy. ठीक है, ये थीसिस थी। उन्होंने जो डेट है इस आंदोलन की, ये मानी जाती है 31 अक्टूबर और 1517, और 31 अक्टूबर को रिफॉर्मेशन डे भी वहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है 47, इन विच ईयर मार्टिन लूथर नेल अप हिज लिस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म? तो ईयर हमने ऊपर पढ़ा था 31 अक्टूबर, और मतलब डेट 31 अक्टूबर और ईयर थी 1517, जब उन्होंने अपनी लिस्ट को नेल अप किया था, जो कि 95, ठीक है, उसमें थीसिस मतलब पेजेस थे। नेक्स्ट है 48, इन विच सेंचुरी अ डिसकंटेंट एंड रिवॉल्ट अगेंस्ट द पोप चर्च हैज़ बीन स्टार्टेड इन इंग्लैंड? यानी कौन सी सेंचुरी थी वो जब लोगों के मन में एक डिसकंटेंटमेंट यानी असंतोष और रिवॉल्ट की भावना जो है जागृत हो गई थी? वो थी 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी का ये टाइम पीरियड है जब लोगों में इस कैथोलिक चर्च से मतलब वो लोग असंतुष्ट हो गए थे, उनमें मतलब एक मतलब असंतोष की भावना जो है जन्म लेने लगी थी। 49, हु फर्स्ट अटैक द पैपेसी एंड द प्रिवेलिंग करप्शन इन चर्च? प्रिवेलिंग करप्शन इन चर्च और पैपेसी पर अटैक करने वाले फर्स्ट कौन थे इंग्लैंड में? सो ये थे जॉन वाइक्लिफ, जो इन्हें इसीलिए मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है, जॉन वाइक्लिफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, हु इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन? मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसे कहा जाता है? सो ऑफ कोर्स जॉन वाइक्लिफ इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन हु फर्स्ट अटैक ऑन पेपेसी एंड रोमन कैथोलिक चर्च। So guys, this is all about this video. Thanks for watching this video. Thank you so much.